देखो आज हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब आधारभूत संरचना का सिद्धांत। देखो याद करो जब हमने आर्टिकल पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट के संबंध में, तो याद करो जब 13 पढ़ा रहे थे तो 13 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 13 ने क्या कहा? अनुच्छेद 13 ने यह कहा कि सरकार द्वारा कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी आदेश, कोई भी उपनियम, नियम, अध्यादेश, अधिनियम, ऐसे कुछ भी या जो भारत में रीति रिवाज है जिसको कानून से मान्यता प्राप्त है, इन सभी में से यदि कोई भी नियम या कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह विधि शून्य घोषित हो जाएगी। यानी क्या कह रहा? अनुच्छेद 13 ने किसको शक्ति दे दी? अनुच्छेद 13 ने सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दे दी, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि संसद द्वारा निर्मित या राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि को, यदि विधि किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। जब याद करो अनुच्छेद 13 पढ़ा रहे थे तो हमने दो सिद्धांत पढ़ाए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये क्या था? एक था आच्छादन का सिद्धांत और एक था पृथक्करण का सिद्धांत। याद आया? इसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 13 ये क्या है? ये छाता है और ये है कोई भी कानून, और यहां पर व्यक्ति खड़ा है जिसका फंडामेंटल राइट होगा। हर एक व्यक्ति के होते कि नहीं होते? तो अनुच्छेद 13 एक छाते की तरह काम कर रहा है। किससे बचाने के लिए? यदि कोई विधि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को वायलेट कर रही है तो संरक्षण के लिए छाता काम करेगा। इसी को क्या कर दिया गया? यानी आच्छादित कर लिया। किसको? विधि को। विधि को आच्छादित करके उस विधि का प्रभाव व्यक्ति के मूल अधिकारों पर पड़ने नहीं दिया गया। अनुच्छेद 13 याद आया? तो अनुच्छेद 13 का एक क्या कह रही है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका मतलब है यदि कोई कानून की एक शाखा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को उल्लंघन कर रही है तो कानून की वह क्लॉज क्या हो जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा और पूरा कानून लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये कटने लायक हो। अगर नहीं कट पा रहा है तो पूरी विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो अनुच्छेद 13 बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 13 ने किसको शक्तिशाली बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। याद आई बात? क्या अनुच्छेद 13 मूल संविधान में था? क्या अनुच्छेद 13 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट था? तो हाँ था, क्योंकि जोड़ा नहीं गया, पहले से था। ठीक, अनुच्छेद 13 के जैसे ही हमने पढ़ा, एक भाग आता है भाग 20 और उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 368। ये क्या शक्ति दे रहा है? 368 कह रहा है कि संसद संविधान के किसी भी भाग को, किसको? किसी भी भाग को या किसी भी अनुच्छेद को संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद को बढ़ा सकती है या अनुच्छेद को घटा सकती है। और यह भी मूल संविधान में था, हाँ या ना? थोड़ा सोचना, 13 भी मूल संविधान में और अनुच्छेद 368 भी मूल संविधान में। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच विरोधाभास आए? क्या दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? यस और नो? कैसे? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट को बचाएं किसी भी हद तक, और कोई भी विधि अगर फंडामेंटल राइट को चुनौती दे रही है उसको क्या कर दो? जीरो। दूसरी तरफ 368 कह रहा है कि संसद किसी भी अधिकार, किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद को संशोधित, किसी भी भाग का मतलब भाग 3 भी शामिल हो गया कि नहीं हो गया? एक तरफ अनुच्छेद 368 के द्वारा इसको चेंज करने की बात की जा रही है और एक तरफ अनुच्छेद 13 द्वारा इसको बचाने की बात की जा रही है। क्या? तुरंत जुडिशियल रिव्यू के तहत
उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे में दोनों के बीच विरोधाभास उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे केशवानंद भारती के मामले में उभर के आया और कहा गया कि 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। ये चीजें धीरे धीरे उभर के आएंगी। शुरुआत में जब 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन 13 और 368 दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे। कहां पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं के मन में ये कभी ख्याल नहीं आया कि भविष्य में हो सकता है 368 और 13 के बीच क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। तो जब दिमाग में नहीं था तो इसके लिए प्रावधान भी नहीं किए गए। एक तरफ शक्ति किसको दे दी गई और एक तरफ शक्ति किसको दे दी गई? समझ में आ रही बात? यहां तक चीजें चलती रही। पहली बार विवाद का मुद्दा उठा कब? जब भारत आजाद हुआ। यहां तक समझ आए पृष्ठभूमि? पक्का? यानी 13 भी कम शक्तिशाली नहीं है और 368 भी। अब इसमें शक्तिशाली कौन होगा? तो धीरे धीरे लड़ाई होगी। लड़ाई के बाद पता चलेगा कभी ये शक्तिशाली हो रहा है, कभी ये। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है ये भी हम देखेंगे। आगे बात समझ में लेके चले। भारत आजाद कब हुआ? और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई में सभी लोग शामिल हुए थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो चाहे जमींदार हो, चाहे पूंजीपति हो चाहे श्रमिक हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो चाहे रिक्शा चलाने वाले हो। यानी भारत की जो आज़ादी मिली है वो सभी के संयुक्त प्रयासों का फल थी। यहाँ तक चले। अब सोचो, जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री के रूप में कौन? मिस्टर जी.एल. नेहरू। एक आज़ाद भारत से सबकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। एक को उठा के चलते हैं, किसको? किसान। और दूसरी तरफ कौन है? आजाद भारत जो जमींदारों के लिए काम करेगा, किसानों की इच्छा होगी कि वही काम हमारे लिए भी किया जाए। अब जब भारत आजाद हुआ तो जमीन पर मालिकाना हक किसका? किसका है? जमींदारों का। आंखें बंद करो और 26 जनवरी 1950 के भारत में पहुंचो। उस समय भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत गरीब है? क्या भारत में बेरोजगारी है? क्या भारत में भुखमरी है? बाकी सारी चीजें भारत में, यानी अंग्रेज एक ऐसा भारत छोड़ के गए थे जो कीचड़ या दलदल में फंसा हुआ था। नेहरू का काम क्या था? इस भारत को निकालो कीचड़ के दलदल से, उसको नहलाओ और एक नया सुव्यवस्थित भारत का विकास करो। अब ऐसे दयनीय स्थिति में जो भारत खड़ा है उससे निकालने के लिए नेहरू साहब कुछ प्रयत्न करेंगे। अब देखो, भारत के लगभग बहुत बड़े हिस्से की जमीन पर किसका अधिकार है? जमींदारों का। जमींदार मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति, जिस पर जमींदार का मालिकाना हक किसका है उस जमीन पर? ऐसे में क्या नेहरू जी विकास कार्य कर पाएंगे उस जमीन पर? और हमारी प्राथमिकता क्या थी कि भारत को विकसित करने का प्रयास करना। ऐसे में हमें जमीन छीननी थी। किससे? छीननी थी? जमींदारों से। और जमीन छीनकर उस पर मालिकाना हक किसका जमाना था? सरकार का। सरकार जमीन ले और उस जमीन का क्या करना है ये निर्धारण कौन करेगा? उस देश, भारत देश की सरकार। कुछ जमीन किसानों को दी जाएगी ताकि वो अपनी जमीन पर किसान खेती करें और उपज उपजाए। कुछ जमीनों पर क्या होंगे? विकासात्मक कार्य होंगे। हाँ या ना? ऐसे में जरूरी हो गया था कि जिस जमीन पर मालिकाना हक जमाए बैठे जमींदार हैं उनको जमीन से खिसकाओ और अपने को वर्चस्व स्थापित करो। और पहली बार नेहरू द्वारा जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास किया गया। क्या किया गया?
एबोलिशन एक्ट, यानी जमींदारी उन्मूलन प्रथा को शुरू किया गया। क्या करना है? जमींदारों का उन्मूलन करना। उन्मूलन कैसे करोगे? बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीन ले लो, है ना। अब सोचो, ये बात हम कब की कर रहे हैं? 1950 और 1951 की। फंडामेंटल राइट कितने पढ़ाए थे हमने? 12 से। इसमें से एक ऐसा फंडामेंटल राइट था जिसको बाद में रिमूव किया गया, लेकिन मूल संविधान में था। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, यानी आर्टिकल 31 मूल संविधान का भाग था। आर्टिकल 31 भाग 3 के तहत फंडामेंटल राइट था, यानी क्या है? ये संपत्ति का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति पर अधिकार होगा। ये कौन दे रहा है? ये फंडामेंटल राइट दे रहा है, यानी ये मूल अधिकार था। अब सोचो, ऐसे में अगर जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास होगा, क्या किया गया इसके तहत? जमींदारों से जमीन छीनी गई, है ना। क्या जमींदार शांत बैठेंगे? वो जाएंगे कहां पर कि भाई साहब, आपने अनुच्छेद 13 के तहत क्या कहा है कि कोई भी अधिनियम, कोई भी आदेश, कोई भी कानून, कोई भी उप आदेश, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी अध्यादेश यदि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो वह विधि शून्य हो जाएगी। जमीन छीनी गई और जमींदार कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? नहीं समझे? अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बात तो सही है, 31 के तहत संपत्ति का अधिकार है और 13 हमें शक्ति दे रहा है। कहाँ गया? आर्टिकल 13 हमें शक्ति दे रहा है कि हम किसी भी विधि को क्या कर दें? शून्य घोषित कर दें। ऐसा अगर मान लो चलता रहता तो सरकार कोई भी कानून बनाती और ऐसा कानून अगर किसी भी मूल अधिकार के किसी भी भाग को खंडित करता तो सभी लोग भाग के कहाँ चले जाते? ऐसे में भारत सरकार क्या कोई विकासात्मक कार्य कर पाती? क्या कोई रीति रिवाज जो बुरी तरह से स्थापित है उसको जड़ से खत्म कर पाती? नहीं कर पाती ना। इसलिए नेहरू ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पास कर दिया। क्या किया? क्या कर दिया? पास कर दिया। नहीं समझे? क्या हुआ इसमें? इसमें 31A जोड़ा, 31B जोड़ा और नवी अनुसूची जोड़ दी। समझते रहे ना? क्या जोड़ा? 31A, 31B और नवी अनुसूची। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा अधिकार, यानी 31A क्या है? 31A कह रहा है कि कृषि सुधार के संदर्भ में, किसमें? एग्रीकल्चर रिफॉर्म यदि सरकार करना चाह रही है तो वह किसी भी व्यक्ति को की जमीन को ले लेगी। क्या कहा? यदि किसी व्यक्ति के जमीन को कृषि सुधारों के आधार पर लिया जा रहा है तो उस व्यक्ति के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के ऊपर इस अधिनियम को वरीयता दे दी जाएगी। यानी ये पहली बार है, याद रखना। ऐसे कौन से डीपीएसपी हैं? कुछ 39, वो बात की बात छोड़ो। अगर कोई पूछा जाए कि आपसे पूछे कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में विवाद हो जाए तो कौन सा भारी होगा? तो आमतौर पर फंडामेंटल राइट प्रभावी रहेंगे क्योंकि उनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे कानून हैं जिस पर हमने 14, 19, 31 से क्या दे दी? वरीयता दे दी और कहा कि अगर 31A के तहत किसी भी जमीन को कृषि सुधार के तहत लिया जा रहा है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। आई बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, 31B के तहत किसी भी कानून को, चाहे उसका संबंध भूमि सुधार से हो या ना हो, किसी भी कानून को यदि 31B के द्वारा नवी अनुसूची में डाल दिया गया तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगा।
प्रथम संविधान संशोधन के बाद तुम देखो लड़ाई हुई किसके बीच, ये कानून बनाया किसने, ये संशोधन किया गया संविधान में, यानी 368 का यूज किया गया। और यहां क्या कर दिया गया, 313 अनुच्छेद 13 के तहत जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति थी वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो बताओ पहले विवाद में कौन जीता, कार्य विधायिका जीती या न्यायपालिका जीती? न्यायपालिका की शक्ति किसके पास थी, अनुच्छेद 13 के तहत वो किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकता था। इसको खत्म कर दिया गया। क्या कहा गया कि कोई भी कानून यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं करोगे। अनुच्छेद 13 की शक्ति को कम कर दिया गया ना। और किसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया, कार्यपालिका। कानून कौन बनाता है, विधायिका। 368 के द्वारा जो कानून बन रहा है उसको वरीयता दे दी गई किसके ऊपर, अनुच्छेद 13 के ऊपर। याद है, समझ में आया? पहले संविधान संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कुछ ऐसे कानून सरकार बनाएगी जो विकास के लिए जरूरी हैं, जो भारत में रहने वाले विभिन्न समाज के लिए जरूरी हैं। ऐसे अधिकारों, ऐसे अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। समझ में आई? ऐसे धीरे धीरे पहला संविधान हुआ, संशोधन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और फिर यही विवाद किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के पास कि 368 ज्यादा बड़ा या अनुच्छेद 13 ज्यादा बड़ा। यह कब आया, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964। देखो यह मामला जुड़ा है सज्जन सिंह से, तुम लोग को पढ़ाया है, अगर कर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे। याद आया? सज्जन सिंह राजस्थान के बहुत बड़े जमींदार, इनका भी भूमि सुधार के संदर्भ में इनकी जमीन भी सरकार ने ले ली। अभी भी अनुच्छेद 31 क्या बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? इसको कब खत्म किया जाएगा, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत। अभी कहानी कब की चल रही है, यानी ये मूल संविधान में होगा ना यानी ये फंडामेंटल राइट होगा कि नहीं होगा? ऐसे में सज्जन सिंह की जब जमीन छीनी गई तब ये सज्जन सिंह फिर कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और कहा इन्होंने कि इस अधिनियम से जो राजस्थान सरकार ने पारित किया है, और जिससे मेरी जमीन छीनी गई, उससे मेरे 31 का वॉयलेशन हो रहा है। यानी एक बार फिर से मामला कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। अब फिर से क्या करना है, व्याख्या करनी है किसकी, कि अनुच्छेद 368 बड़ा कि अनुच्छेद 13 बड़ा। समझ में आई बात? और दूसरे बार में भी कहा गया 368 बड़ा है और 13 कम है। अब आप सोचिए, सरकार के हिसाब से मत सोचो, तुम एक आम नागरिक के नाते सोचो। अगर इस समय 368 को वरीयता दे दी जाए और तुम्हारे अनुच्छेद 13 को कम कर दिया जाए तो तुम्हें फायदा होगा कि घाटा होगा? एज अ सिटीजन सोचना, घाटा होगा ना। सरकार कोई भी कानून बनाकर तुम्हारे ऊपर लाद देगी और तुम्हारे किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। ऐसे में तुम्हारा घाटा है, फायदा किसका? लेकिन उस समय की बात, परिस्थितियां अलग थी। भारत वाकई बहुत बुरी स्थितियों गुजर रहा था, हमें जरूरत था उससे निकालना। और दूसरा सोचो, ये समय है कैसा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ और ये 17वें संविधान संशोधन की बात कर रही है, कब हो रहा है? ये समय किसका है बताओ? भारत को आजाद हुए बहुत कम समय हुआ है। ऐसे में जो नेहरू का व्यक्तित्व है वो कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है? बहुत ऊंचा ना। मतलब जो आजादी में सबसे पहला पीएम बन के आ रहा है उसका व्यक्तित्व की बात करें, लंबाई की बात नहीं करें, कम से कम इतना। और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनका व्यक्तित्व, तुम्हें लगता है कि नेहरू की बात को कोई भी सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि 368 को वरीयता दो, वरीयता मिल गई। 13 का जाए कुछ भी हो। आई बात समझ में? समय बीतता गया और सज्जन सिंह के मामले में भी 368 जीत गया और 13 हार गया। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चीज ठीक थी, लेकिन नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नागरिकों के मन में आ रहा था कि ऐसे तो फिर कोई भी कानून बनेगा और हम क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट का हमेशा वॉयलेशन होता रहेगा। और इसकी सुरक्षा का गारंटी कौन दे रहा है? अनुच्छेद 13। इसी को जब कम कर दोगे तो हम अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कहां जाएंगे? गड़बड़ हो जाएगी मामला। ठीक, चलो यहां तक होते होते
यानी 368 के बाद 368 को ज्यादा वरीयता दे दी और 13 को, यानी शुरुआत में जो दो लड़ाइयां हुई हैं, कौन कौन सी, 1951 की लड़ाई और 1900, इन दोनों लड़ाई में किसके बीच हुई लड़ाई, कौन जीत रहा है, यानी दोनों लड़ाई में 368 ने बढ़त बना ली, हाँ या ना। इसके 3 साल बाद सोचो क्या हुआ, 1967 अब तक की, यानी 67 तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण हुआ। किसका, और सुनवाई की गई गोलकनाथ मामले की। गोलकनाथ पंजाब के दो बड़े जमींदार, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। कौन थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, दो भाई। इनकी जमीन पंजाब के एक्विजिशन एक्ट के तहत छीन ली गई। इनके पास 400-500 बीघा जमीन थी और पंजाब सरकार ने कानून बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 एकड़ जमीन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं रख पाएगा। इनके पास थी कितनी, 500 एकड़। परिवार में 5 लोग, तो कितनी जमीन है इनके पास, 150। बाकी जमीन किसने ले ली, 350 एकड़ जमीन किसने ले ली, सरकार ने। दिक्कत होगी इनको, कहाँ जाएंगे, गए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार व्याख्या अलग से की, यानी सज्जन सिंह के खिलाफ जो न्यायालय ने व्याख्या दी थी उसको ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। कब, गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या कहा, कब है, 1967। और क्या कहा कि 368 थोड़ा सा कम करो और 13 को तवज्जो देना ही पड़ेगा। यानी अब अगर कोई संसद विधि बनाएगी तो 13 को ध्यान में रख के बनाएगी, पूरी तरह से असीमित शक्ति नहीं दी जाएगी। यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। यह पहला मौका था जब न्यायपालिका ने विधायिका के अगेंस्ट अपना आंसर दिया। समझ में आई बात, यानी अब तुम्हें न्यायपालिका धीरे धीरे मजबूत दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि यह समय कैसा है, जवाहरलाल नेहरू की हो चुकी है डेथ, कांग्रेस पड़ गई है धीरी। अब नेहरू के बाद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उनका व्यक्तित्व नेहरू के व्यक्तित्व के बराबर नहीं है। अब न्यायपालिका ने अपना चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। आ रही बात समझ में, पक्का। क्या हुआ, कहा 368 के तहत यदि कोई संशोधन किया जाएगा तो उस संशोधन का अनुच्छेद 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। यानी पिछले 2 मामलों में 368 को जो वरीयता दी गई थी उसको कम किया गया और अब 13 को भी वरीयता देना शुरू कर दिया गया। समझ में आई, ये किसके खिलाफ था, यानी कहो तो विधायिका के खिलाफ था ये, हाँ या ना, विधायिका के खिलाफ था। कौन सा मामला, गोलकनाथ। और किसके पक्ष में था, न्यायपालिका के पक्ष में था और व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के पक्ष में था। और इसी गोलकनाथ मामले में एक डॉक्ट्राइन निकल के आया, क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव लॉ। ये क्या है, गोलकनाथ के मामले में ये बात करने के बाद कि 368 को वरीयता कम दो और 13 को वरीयता ज्यादा दो, इसके बावजूद भी गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव लॉ की अवधारणा विकसित की। ये क्या है, इसमें कहा कि जो पिछले न्यायपालिका ने निर्णय दिए हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अब अगर कोई न्यायपालिका के पास केस जाएगा तो वो ध्यान रखेगी कि 13 का जो वरीयता है वो बनी। सज्जन सिंह के मामले में किसको वरीयता दी गई थी, 368 को। प्रथम संविधान संशोधन किसको वरीयता दी गई, 368 को। इसलिए ये नहीं कहा कि पिछले जो कानून बने उसको भी निरस्त कर दो, नहीं, आने वाले समय में
अब ऐसा अगर कुछ होगा तो 13 को वरीयता दे दी जाएगी। इसी को क्या कहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव लॉ, भूतलक्षी भविष्यलक्षी विधान, भविष्यलक्षी विधान सिद्धांत। यानी अब अगर भविष्य में कोई विधि बनेगी तो भविष्य में विधि बनाते समय इसका ध्यान रखा जाएगा। आइए बस हमने ये समय बीतता बीतता बीत गया और समय आया 1971। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी। अब बताओ ये कैसी लेडी हैं? तेज तर्रार। ये विधायिका की शक्ति जो कम हुई थी उसको बार बार बढ़ाने का प्रयास करेंगी कि नहीं करेंगी? इनका कहना कि हम तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए हैं, हमारे ऊपर न्यायपालिका ऐसा आरोप या ऐसा कानून कैसे लागू कर देगी? हम 24वां संविधान संशोधन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? कब आया? 1971। और इसमें अनुच्छेद 13 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता था उसकी पूरी शक्ति को खत्म कर दिया। यानी विधायिका के किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत सुनवाई नहीं करेगा। यानी सिरे से खत्म कर दिया गया। किसको कर दिया गया? यानी अगर इंदिरा गांधी द्वारा कोई भी कानून बन रहा है तो उस कानून की कुछ भी हो, फंडामेंटल राइट की ऐसी तैसी हो जाए, हुई इमरजेंसी में हुई, याद करो 11 लाख लोगों को बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया गया था। क्या उनके मूल अधिकार नहीं थे? अगर मूल अधिकार होते तो 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू होता, लेकिन जुडिशियल रिव्यू खत्म कर दिया। तो अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसका अंतिम व्याख्या कहाँ हो पा रही है? तो क्या सरकार तानाशाह बन जाएगी? बनी, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन के तहत जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को खत्म कर दिया गया और हाहाकार मचने लगा। यह कब की घटना है? 1971। 1971 याद करो, यही संविधान संशोधन है जब कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी मंजूरी देने के लिए क्या है? बाध्य है। क्यों बाध्य है? राष्ट्रपति अगर मान लो कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, उसके पास कहा जाएगा और इसी के तहत उसको क्या बना दिया गया? बाध्यकारी। यानी अब राष्ट्रपति भी साइन करेगा ही करेगा। उसको दिख रहा है कि ये वाकई फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, लेकिन फिर भी वो साइन करेगा। साइन करेगा तो अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम बन गया तो 13 की शक्ति छीनी ली गई है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, तो लागू होगा कि नहीं होगा? हाहाकार मचेगा कि नहीं मचेगा? और हाहाकार मचा। जैसे ये घटना घट रही थी 1973 का समय आ गया। कौन सा? यानी इंदिरा गांधी ने शक्तियों का काफी व्यापक प्रयोग किया, ठीक, जिसकी चाहे जमीन छीनी। मामला पहुंचा केरल। केरल के एक मठाधीश थे जिनका नाम केशवानंद भारती। समझते रहना। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत इनकी जमीन भी, केरल मतलब मठ की जमीन भी छीनी जानी थी। नहीं समझे? जैसे ही छीनी गई, केशवानंद भारती कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। सीकरी साहब मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा केशवानंद भारती और आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। कितने जज बैठे? गोलकनाथ के मामले में कितने जज थे? 11। नहीं लिखा तो बता दे रहा है। गोलकनाथ के मामले में 11। अब बताओ, गोलकनाथ के मामले को चेंज करना है तो जजों की संख्या ज्यादा होगी। हो गई ज्यादा? हो गई 13। और इस 13 जजों ने 7 और 6 के निर्णय में, यानी 7 लोगों ने एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। क्या कहा? कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। और क्या कहा?
कि भले ही विधायिका को शक्ति है कहां पर, कि वह 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन संशोधन करने के क्रम में विधायिका को यह ध्यान रखना है कि संविधान का जो आधारभूत संरचना है, संविधान की जो आधारभूत संरचना है, उससे जरा भी छेड़छाड़ ना हो। और यदि ऐसा पाया गया तो अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून का जुडिशियल रिव्यू भी किया जाएगा और उस कानून को शून्य भी घोषित किया जाएगा। आई बात समझे? अब ये बताओ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? संविधान का ऐसा चरित्र जिसमें चेंज करना संविधान की आत्मा को मारने के बराबर है। जैसे आंवला देखा है, देखा है? या आम देखा है, कच्चा आम? कच्चे आम को पीस कर गुड़ डाल दो तो क्या बन जाएगा? वो मीठा वाला अचार, हाँ या ना? कच्चे आम में तेल मसाला कस के लगा के डाल दो, सुखा दो तो क्या बन जाएगा? खट्टा वाला अचार। आम की विशेषता क्या है? आम की विशेषता है उसका खट्टापन। आपने चीनी डाल दी तो मीठा हो गया, नमक मिर्चा डाल दिया तो खट्टा हो गया, लेकिन उसकी मुख्य विशेषता क्या है? आम तब भी आम रहेगा, आम तब भी आम रहेगा। अब सोचो, ये चेंज कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आम के खट्टेपन को तुम छीन सकते हो? खट्टेपन को छीनना उसकी मूल आत्मा से खिलवाड़ करना है। समझ में आई? आंवला मुरब्बा बनाओ या अचार बनाओ, आंवला आंवला ही रहेगा, लेकिन आंवला आंवला क्यों है? क्योंकि उसका जो खट्टापन है वो उसकी विशेषता है। आंवले का खट्टापन ही खत्म कर दोगे तो क्या आंवला आंवला रहेगा? बेर की विशेषता क्या है? बेर, उसका खट्टा और मीठा का जो टेक्सचर है। आप टेक्सचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे। किससे? संविधान के टेक्सचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे। नहीं समझे? पक्का? तो बेसिक स्ट्रक्चर समय समय पर, ये कहीं लिखा नहीं है कितने बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। वर्तमान में 20 से 22 सिद्धांत है। जैसे विधि का शासन, ये क्या है? रूल ऑफ लॉ क्या है? ये रूल ऑफ लॉ चेंज कर दो, भारत से हटा दो रूल ऑफ लॉ, तो क्या भारत की संविधान की आत्मा बचेगी? भारत किससे शासित होता है? संविधान से, रूल ऑफ लॉ से। अब यही छीन लिया, रूल ऑफ लॉ ही छीन लिया तो संविधान की आत्मा खत्म। जैसे न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करना, ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये क्या है? बेसिक। इस पे खिलवाड़ नहीं करोगे। आप चेंज करें, 368 के तहत चेंज करिए, कोई बात नहीं, लेकिन किससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए आपको? बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर आपने किया तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उस विधि को शून्य घोषित कर देगी। और ये बेसिक स्ट्रक्चर को बढ़ाने और घटाने की शक्ति आज किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर व्याख्या करती है और नए नए सिद्धांत को बेसिक स्ट्रक्चर के तहत ले आती है। जैसे भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल करेक्टर है भारत का, क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय है स्थापित होना। अब सोचो, ऐसा कर सकती है कि संघीय व्यवस्था ही खत्म कर दो? संशोधन करके किया जा सकता ना, लेकिन जैसे ही उसकी संघात्मक शासन व्यवस्था पे संशोधन किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उसकी मूल आत्मा से खेलने का प्रयास, और तुरंत सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। आ गई बात समझ में? जैसे व्यवस्थापिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50, यानी कह रहा है कि न्यायपालिका अलग काम करेगी और कार्यपालिका अलग काम करेगी। अब ऐसे में सरकार संशोधन नहीं कर सकती और कहेगी कि भैया कार्यपालिका के तहत ही न्यायपालिका ले आओ। ऐसा करना क्या होगा? ऐसा करना क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़। समझ में आई? अगर ऐसा करोगे तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर देगी। जैसे संविधानवाद, ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधानवाद को चेंज किया जा सकता है? नहीं कर सकते।
कल को कोई संशोधन करे और कहे कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करके हम सैनिक तंत्र स्थापित कर रहे हैं, क्या यह स्वीकार्य होगा? नहीं होगा। जैसे क्या कर सकते हैं? और कुछ बताओ। एकल नागरिकता, ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि संशोधन करके कहे कि यूपी की नागरिकता अलग, एमपी की नागरिकता अलग और भारत की नागरिकता। अगर ऐसा करेगी तो भारत की एकात्मक शासन व्यवस्था पे क्या होगा? चोट, बेसिक स्ट्रक्चर पे खतरा। हाँ या ना? यानी ऐसे संशोधन संसद नहीं कर सकती जिससे भारत की मूल आत्मा ही प्रभावित हो जाए। और यदि ऐसा कोशिश किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 का व्यापक प्रयोग करते हुए उस विधि को शून्य घोषित कर देगी। ठीक है, तो समझ में आया? पक्का? ये स्टार्टिंग क्या हुई? स्टार्टिंग हुई अनुच्छेद 13 और 368 के मूल संविधान में रहने के कारण, जहां 13 एक तरफ कह रहा है कि कोई भी विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन किया गया। यानी एक तरफ किसने शक्तिशाली बना दिया? 13 को शक्तिशाली, और दूसरी तरफ वही 368 क्या कह रहा है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है वह संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद को संशोधित। ऐसे में दोनों के बीच विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? यह विरोधाभास संविधान सभा के निर्माताओं को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई देता तो उसी समय सही हो जाता, लेकिन उनको भविष्य की चिंता, भविष्य का थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मिस हो गया उनसे कि ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और एक साल बाद, संविधान लागू होने के एक साल बाद ही जो ये प्रॉब्लम थी वो सामने आ गई। क्या हुआ था? जब भारत के विकास के लिए हमें भूमि लेनी थी तो जमींदारी उन्मूलन एक्ट पास किया गया। ऐसे में जमींदार कहाँ चले जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनका संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार है। मामला बड़ा हुआ, गंभीर हुआ और 368 को वरीयता दे दी गई और 13 को कम कर दिया गया। चलते चलते चलाते कहाँ पहुंचे हम? सज्जन सिंह के मामले में। सज्जन सिंह के मामले में क्या बात हुई? सज्जन सिंह के मामले में भी 368 को वरीयता दे दी गई और 13 को कम कर दिया गया। 3 साल बाद गोलकनाथ मामला, और गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव लॉ और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया। लेकिन इंदिरा गांधी तब तक सरकार बना चुकी थी, उनको विधायिका को बहुत मजबूत बनाना था और एक 24वां संविधान संशोधन 1971 करके क्या किया? गोलकनाथ के मामले को ओवररूल कर दिया। ठीक, ये मामला चलता 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 2 साल बीत गया और केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया और वहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट उभर के आया। समझ में? पक्का? बाकी कल मिलेंगे। चलो।